हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ईडीसी की क्लास 7 करेंगे और इससे पहले क्लास 6 की थी। तो क्लास 6 में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, और इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 7 में डायरेक्ट कपलिंग अर्थात प्रत्यक्ष युग्मन। तो चलते हैं, आज की क्लास करते हैं स्टार्ट। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्ट कपलिंग अर्थात प्रत्यक्ष युग्मन। प्रत्यक्ष युग्मन इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में से डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। और 6 क्लास में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के बारे में। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कपलिंग, इसका नाम क्यों पड़ा, इसको समझिए पहले। इसका डायरेक्ट कपलिंग नाम क्यों पड़ा? तो डायरेक्ट कपलिंग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कोई भी डिवाइस कपलिंग के रूप में प्रयोग नहीं की जा रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कहीं पे भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया गया है एक स्टेज को दूसरी स्टेज से जोड़ने के लिए। देख रहे हैं ना, एकदम डायरेक्टली यहाँ से निकला कलेक्टर से और बेस में लग गया। तो कहीं पे भी कोई भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट कपलिंग। बात समझ रहे हैं? ठीक। अब इसकी आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे एग्जाम में? डेफिनेशन। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज बता दें। देखिए, एग्जाम में डायरेक्ट कपलिंग से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है। आप जैसे जैसे कपलिंग के आगे टॉपिक पढ़ेंगे तो वो छोटे से छोटे होते जाएंगे। ये हालांकि ये लास्ट टॉपिक है कपलिंग का, क्योंकि आपने पढ़ा था कि पहले था आरसी कपलिंग, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग और डायरेक्ट कपलिंग। आरसी कपलिंग का इतना बड़ा टॉपिक था जिसमें हमने 2 लेक्चर बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। और ये हम बात करें कि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग, तो वो भी काफी बड़ा टॉपिक था। अब उसके बाद आया डायरेक्ट कपलिंग, तो डायरेक्ट कपलिंग छोटा टॉपिक है। अब ये क्वेश्चन कब बनते हैं? ये क्वेश्चन जब बनते हैं जब आपका पेपर जो है वो सिंपल डिजाइन किया जाए। मतलब जो आपका पेपर है वो सिंपल बने, सरल बने, तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्यथा ये डायरेक्ट कपलिंग से क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांसेस होते हैं। आपके 2 ही कपलिंग से क्वेश्चन बनते हैं, आरसी कपलिंग और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। फिर भी हम आपको ये क्वेश्चन बाई चांस आ जाए आपके सिलेबस में, तो इसलिए हम आपका ये भी डाउट क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं ऊपर ऊपर, और फिर आगे हम आगे टॉपिक पर बढ़ेंगे जो कि आगे का चैप्टर होगा। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर को सेकंड स्टेज एम्पलीफायर से जोड़ने के लिए किसी भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया जाता है और डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। आई होप इतनी चीज आप समझ में आई होगी। आपको रटना नहीं है, बस नाम से समझना है कि किसका क्या काम है। ठीक, एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। तो ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन। अब हम चलते हैं सर्किट डायग्राम पर। तो आपको ये सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको 2 ट्रांजिस्टर T1 T2 दिख रहे होंगे, और उसके साथ ही साथ एक BI मतलब BS सोर्स लगा होगा। BS ये सोर्स, देखिए BS आप सोचे होंगे कि BS लिख देते हैं सर, इसका फुल फॉर्म नहीं होता है। तो BS होने होता है वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे क्या लगा है? वोल्टेज सोर्स। एस से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये सोर्स है, B से क्या हो रहा है? वोल्टेज सोर्स। IS होता तो करंट सोर्स हो जाता। ठीक, चलिए, ये है वोल्टेज सोर्स। अब यहाँ पे ये आपको पता है ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। दोनों को जोड़ने के लिए कोई भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, यहाँ से कलेक्टर टर्मिनल से सिग्नल निकल के डायरेक्टली किस में जुड़ा हुआ है? बेस में जुड़ा हुआ है, अगले ट्रांजिस्टर के बेस में जुड़ा हुआ है। तो कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं है। ओके, ठीक, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज। दोनों को जोड़ने के लिए कोई भी कपलिंग डिवाइस का प्रयोग नहीं किया गया। ये R1 R2 और RC1 और RE1 और RC2 RE2। देखिए, इसको रखना नहीं है, बस समझना है। जैसे आरसी कपलिंग का आपने समझा, वैसे ही ट्रांसफॉर्मर कपलिंग का आपने समझा। अब ये लास्ट बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको भी समझ के ही हम लोग याद कर लेंगे, रटेंगे नहीं। इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। अगर आपको दिख रहा हो, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। कितना कि इसमें R1 R2 रजिस्टर जो लगते थे, जो कि ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में भी लगे थे और आरसी कपलिंग में भी लगे थे। लेकिन यदि हम देखें डायरेक्ट कपलिंग में, तो R1 और R2 रजिस्टर स्टेज 2 के लिए, बात ध्यान से सुनना, स्टेज 2 के लिए ये गायब हो जाते हैं, लेकिन स्टेज 1 के लिए R1 R2 रजिस्टर रहते हैं। क्यों रहते हैं और क्यों गायब हो जाते हैं, इसको समझिए। देखिए, ये जो थे ये हमारे क्या थे? R1 R2 ये वाइसिंग रजिस्टर हैं। और कब थे? अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग हम लोग कब यूज कर रहे थे? जब हम बीच में डीसी को ब्लॉक कर रहे थे। पहली बात सुनना, डीसी को ब्लॉक कर रहे थे। अभी हम डीसी को तो ब्लॉक कर ही नहीं रहे हैं, तो इसकी वाइसिंग पहले से ही है। जो ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इन रजिस्टर का कैलकुलेशन इन दोनों ट्रांजिस्टर के अनुसार ही किया जाता है। तो इन दोनों रजिस्टर से ही इन दोनों ट्रांजिस्टरों की बाइसिंग हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना, इसलिए हम यहाँ पे R1 और R2 रजिस्टर नहीं लगाते हैं। इस तरीके से ये पूरा सर्किट बनता है। बाकी की चीज भाई, ये देखिए RL लोड लगा हुआ है और यहाँ पे B0 आउटपुट मिल जाएगा। ठीक,
ये तो चीज वही है पूरी, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग समझ रहे होंगे कि सर ऐसे ऐसे बता देते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट नहीं बता रहे। तो देखिए न्यूमेरिकल पार्ट क्या होता है कि मैंने सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में बताया हुआ है। जो आप पहली क्लास देखेंगे ईडीसी की, जैसे ही मैंने ईडीसी की स्टार्टिंग की थी तो मैंने उसमें सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बताया था, उसमें सब कुछ डिटेल से मैंने क्लियर किया था कि इससे जो वोल्टेज गेन है वो कैसे बढ़ता है, इसका ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई कैसे करता है सिग्नल को। अगर ये चीज आप कंटिन्यू देखेंगे, एक वीडियो देखा उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो आपको कंटिन्यू चीजें समझ में आएगी। अगर आप डायरेक्टली कोई वीडियो पर पहुंचेंगे तो हो सकता है वो चीज आपको समझ में ना आए। अभी हम इसकी वर्किंग बताएंगे तो भी आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि मैं इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, बस सिंपल सा सिग्नल बता दूंगा किस किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जो लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो पूरा देखा होगा, तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक वीडियो दूसरे पर रिलेट होकर बनता है। तो अब इसकी वर्किंग को समझिए। देखिए वर्किंग में क्या है, ये वीएस सोर्स लगा है, तो यहाँ पे वीएस सोर्स है। अब ये पहली बात तो है ये डिजाइन क्यों किया गया है, तो एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आरसी कपलिंग एम्पलीफायर आपने पढ़ा होगा, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग। अब आरसी कपलिंग क्या था कि ये हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहा था, हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर रहा था, क्योंकि अगर आप देखेंगे उसमें तो उसका जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कार्ड था, तो वो पहले तो लो फ्रिक्वेंसी रेंज था, फिर उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसी रेंज था, और मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में अच्छा काम कर रहा था। मतलब लो फ्रिक्वेंसी रेंज में वो भी नहीं काम कर रहा था। उसके बाद अगर हम ट्रांसफार्मर कपलिंग की बात करें तो ट्रांसफार्मर कपलिंग भी लो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम नहीं कर रहा था। बात समझ में आ रही? लो फ्रिक्वेंसी रेंज में वो भी काम नहीं कर रहा था। तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो लो फ्रिक्वेंसी रेंज में काम करे। मतलब कोई सिग्नल, अभी हमारा मान लीजिए डीसी सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई करना है, तो उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ डिवाइस होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने बनाया डायरेक्ट कपलिंग, उसके लिए ही हमने बनाया है डायरेक्ट कपलिंग मेथड से डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। इस डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में हम यहाँ से डीसी सिग्नल देंगे, तो ये डीसी सिग्नल डायरेक्टली इसके बेस पे जाएगा, और ये बेस पे जाने के बाद देखिए किस डायरेक्शन में जाएगा। पहले सिग्नल यहाँ जाएगा और बेस पे चला जाएगा, ट्रांजिस्टर बन के बेस पे गया। बेस पे जाने के बाद ये ट्रांजिस्टर फर्स्ट जो है वो एम्पलीफाई करेगा सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद जैसा कि हमें पता है ये यहाँ पे आएगा, कलेक्टर टर्मिनल पर आएगा, और कलेक्टर टर्मिनल आरसी के द्वारा, आरसी बन के द्वारा यहाँ आएगा और इधर चला जाएगा, ट्रांजिस्टर 2 में चला जाएगा। मतलब सेकेंड स्टेज में पहुंच गया बिना किसी कपलिंग डिवाइस के। सेकेंड स्टेज में पहुंचा, वही काम सेकेंड स्टेज के साथ होगा और यहाँ से मिलकर हमें आउटपुट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब दूसरी बात है कि यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लगाया, यहाँ बाईपास सीई कैपेसिटर लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि यहाँ पे एसी घटक आ जाते थे, उसको बाईपास करने के लिए लगाते थे। लेकिन यहाँ पे तो हम एसी सिग्नल दे ही नहीं रहे, हम तो डीसी दे रहे हैं, तो डीसी के लिए हमें कोई बाईपास कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई चीज लगाई नहीं है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि अगर हम इसमें कैपेसिटर लगा देते, ट्रांसफार्मर लगा देते, तो फिर ये डीसी को एम्पलीफाई नहीं कर पाता। ये इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? कि ये डीसी को एम्पलीफाई कर सकता है, इसीलिए ये विशेषली डिजाइन किया जाता है डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए। अब इसके अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर चर्चा करें, किस पर? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व पर चर्चा करें तो क्या होता है, ये देखिए आप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व है ये, इसमें हम लोग देखते हैं ये कुछ इस प्रकार से बनता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ए बी मैक्सिमम, वोल्टेज गेन मैक्सिमम होता है, और ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व किसके किसके बीच में खींचा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जो है वो वोल्टेज गेन और इनपुट फ्रीक्वेंसी के बीच में खींचा जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये वोल्टेज गेन है और ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए जैसे ये जो फ्रीक्वेंसी ये जो है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, जैसे इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रही वैसे वैसे हमारा बढ़ा, लेकिन एफ यू के बाद अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज, एफ यू की फुल फॉर्म क्या होती है? अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद सिग्नल का जो गेन है, वोल्टेज गेन है, वो देखिए कम होना स्टार्ट हो गया, कम होना स्टार्ट हो गया। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी और बढ़ी तो इसका गेन और कम हुआ। ऐसा क्यों हुआ? इसकी स्टडी हम कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व की, तो इसीलिए तो कर रहे हैं, ऐसा हमें पता लगे क्यों हुआ। तो देखिए ऐसा इसलिए हुआ है, सबसे पहले समझिए कि जब भी इसमें लो सिग्नल आएगा तो ये एम्पलीफाई कर देगा। बात समझ में आई? एम्पलीफाई कर देगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, मान लीजिए ये 10 हर्ट्ज से ज्यादा हो गई, ये भी 10 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी मानते हैं, जो कि डीसी के बराबर है, डीसी के बराबर है। मान लीजिए हमें 10 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो डीसी के बराबर है। अभी मान लीजिए 20 हर्ट्ज हो गया, तो ये डीसी से तो कुछ ज्यादा हो गया, ये पल्सेस बनाना शुरू कर देगा। मान लीजिए अब ये इतना इतना बड़ा पल्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और डीसी का जो था मान लीजिए 10 हर्ट्ज का जो था वो इतना इतना था, इतना इतना, तो ये इतना इफेक्ट नहीं डाल रहा था जितना कि ये वाला डालेगा इफेक्ट 20 हर्ट्ज का। तो ये 20 हर्ट्ज का सिग्नल आया।
अभी भैया जैसे ही जैसी फ्रिक्वेंसी बढ़ी 20 हर्ट्ज हो गई, अभी 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी हुई तो क्या हुआ, इस ट्रांजिस्टर पर पहली बात तो ये इसको एम्पलीफाई कर देगा, ठीक, एम्पलीफाई कर दिया। दूसरी बात है इधर एसी घटक आ जाएगा, इधर उसी समय एसी घटक आ जाएगा, और एसी घटक को बाईपास करने के लिए कोई कैपेसिटर नहीं लगाए हैं। जब नहीं लगाए हैं तो आरई रजिस्टर पर क्या होगा, ये डिस्टर्ब करेगा, इसकी बाइसिंग को डिस्टर्ब करेगा। अब इसकी बाइसिंग जब डिस्टर्ब होगी भाई साहब तो क्या होगा, ये आउटपुट वोल्टेज गेन हमारा कम हो जाएगा। ये चीज हमने पहले लेक्चर में ही कवर की थी, ठीक। दूसरा तरीका इसका क्या होगा, जब ये इसकी एसी जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, इसकी जब फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी इसका वोल्टेज गेन कम होगा। किसी भी डिवाइस को अगर आप हीट करते जाए तो जब भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वोल्टेज गेन कम हो जाएगी। तीसरी बात इसकी ये है कि इसमें बीटा का मान कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटा का मान। अगर इसमें बीटा का मान कम हो जाएगा तो भी इसका वोल्टेज गेन कम हो जाएगा। चौथी बात अगर आप देखें तो इसके बीच में क्या होगा, जंक्शन कैपेसिटेंस होगा, जंक्शन कैपेसिटेंस होगा, और जंक्शन कैपेसिटेंस होगा जो कि क्या होगा, एसी जब आ जाएगी ना तो ये क्या करेगा, अंदर एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा इसके अंदर, और कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा तो फिर वो शॉर्ट सर्किट जैसा काम करने लग जाएगा। तो ये वोल्टेज गेन इस तरीके से अच्छा इसका नहीं होगा अगर हम एसी की बात करें, ठीक। विशेषकर ये डिजाइन किया जाता है डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए, ये बात आप ध्यान में रखना, विशेषकर ये डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व जो है उससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि क्या समझ सकते हैं कि जो वोल्टेज गेन है वो एफयू के बाद कम होता जाता है, कम होता जाता है। एफयू तक तो वोल्टेज गेन हमें अच्छा खासा मिलता रहता है, लेकिन एफयू के बाद हमारा कम हो जाता है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा जो वोल्टेज गेन है वो घटता जाता है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इसके एडवांटेज की बात करते हैं। तो एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि ये जो है डीसी को एम्पलीफाई कर सकता है। जैसा कि हमने देखा था आरसी कपलिंग एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर, ये तो हाई फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई कर पाते थे, तो डीसी को भी एम्पलीफाई करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, ये किसके लिए डिजाइन किया जाता है, बेसिकली डीसी को एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक। दूसरा इसका एडवांटेज ये बहुत सस्ता है। क्या है, बहुत सस्ता है। क्यों सस्ता है, अब देखिए इसमें एक तो ये रजिस्टर गायब हो गया तो रजिस्टर कम लगे। दूसरी बात है कि इसमें कोई भी कपलिंग डिवाइस नहीं है। देखिए अगर हम वैसे कपलिंग डिवाइस लगाते तो क्या होता है, 1 2 3 कपलिंग डिवाइस और 2 रजिस्टर एक्स्ट्रा लगते हैं इसमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 3 कपलिंग डिवाइस और 2 रजिस्टर अर्थात 5 डिवाइस की इतने बड़े सर्किट में ही हमारी बचत हो गई। तो ये सस्ता है और छोटा भी है, तो ये इसके बहुत एडवांटेज है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या होते हैं इसके डिसएडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्यों आते हैं, देखिए क्यू पॉइंट इसका मूव हो जाता है। जैसा कि हमने बताया क्यू पॉइंट मूव होगा, जब क्यू पॉइंट मूव होगा तो इसका जो लाभ है वोल्टेज गेन है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आरई पर ये इफेक्ट करेगा, आरई पर ये इफेक्ट करेगा। एसी जैसे जैसे आएगी वैसे ये आरई पर इफेक्ट करेगा, और आरई पे इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज है भाई। मतलब क्यू पॉइंट मूव हो जाएगा, क्यू पॉइंट मूव होगा तो आउटपुट सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा इसका लॉस ये है कि ये हाई सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये एम्पलीफाई नहीं कर सकता है, इसका ये डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके से आप समझ पाए कि जो क्या है डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर प्रत्यक्ष युग्मन का जो वीडियो था आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपका बचता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।